अमेरिका की सियासत और कारोबार की, जहां दुनिया में हाल के दिनों में नया तूफान उठा है, जिससे केंद्र में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी एक दूसरे के कट्टर समर्थक रहे हैं, ये दोनों दिग्गज अब खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानबाजी कर रहे हैं। ये टकराव न केवल व्यक्तिगत अहंकार का परिणाम है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक और आर्थिक हितों का टकराव भी नजर आता है। इस विवाद ने न केवल अमेरिका की राजनीति में हलचल मचाई, बल्कि टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को भी भविष्य पर सवाल के खड़े उन पर भविष्य पे कर दिया। आपको बताएं कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब मस्क ने अपने करीबी जेरेंट ईसाक मैन को नासा के प्रमुख के रूप में नियुक्त करवाने की कोशिश की। मस्क की अंतरिक्ष रणनीतियों में ईसाक मैन की नियुक्ति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उनकी कंपनी स्पेसएक्स को और मजबूती मिलती। लेकिन ट्रंप ने इस सिफारिश को ठुकराकर किसी और के नाम का ऐलान करने की बात कही, जो मस्क के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हुआ। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के महत्वाकांक्षी बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की, जिसमें ट्रंप अपनी आर्थिक नीति की रीढ़ बताते हैं। मस्क ने बिग अगली बिल करार देते हुए चेतावनी दी कि यह बिल अमेरिका के घाटे को $2.5 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे उन्होंने ट्रंप प्रशासन में संभाला। ट्रंप ने मस्क की आलोचना का जवाब तीखे अंदाज में दिया और उन्होंने मस्क की कंपनी को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और ठेकों को रद्द करने की धमकी दी। इसका सीधा असर टेस्ला के शेयरों पर पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस विवाद के बाद टेस्ला के शेयरों में 14% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण अब $150 अरब कम हो गया है। ये मस्क के लिए आर्थिक रूप से बड़ा झटका था, क्योंकि इसकी कंपनियां 17 से ज्यादा सरकारी एजेंसियों से ठेके प्राप्त करती। मस्क भी चुप नहीं रहे। उन्होंने ट्रंप पर पलटवार करते हुए सनसनीखेज दावा किया कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में शामिल है और इसलिए ये फाइलें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। ये बयान अमेरिकी राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी था, क्योंकि एप्स्टीन का नाम यौन अपराधों और हाई प्रोफाइल कनेक्शंस से जुड़ा रहा है। मस्क ने यह भी दावा किया कि उनकी मदद के बिना ट्रंप 2024 का चुनाव नहीं जीत पाते। इस बयान ने दोनों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। इस टकराव ने मस्क को एक नए रास्ते की ओर धकेल दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नया राजनीतिक दल बनाने की संभावना पर लोगों से राय मांगी। ये संकेत देता है कि मस्क अब न केवल एक टेक्नोक्रेट के रूप में है, बल्कि एक राजनीतिक नेता के रूप में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने मस्क की कंपनियों की सरकारी ठेकों को रद्द करने की योजना बनाकर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश की। ये विवाद केवल दो शक्तिशाली व्यक्तित्व की जंग नहीं, बल्कि एक अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। टेस्ला और एयरस्पेस जैसी कंपनियां अमेरिका की तकनीकी और अंतरिक्ष प्रकृति का प्रतीक है और इन पर सरकारी नीतियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। मस्क और ट्रंप की ये दुश्मनी निवेशकों में अनिश्चितता पैदा कर रही है, जिसका असर शेयर बाजारों में साफ दिख रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टकराव किस दिशा में जाता है और क्या मस्क वाकई राजनीतिक मैदान में उतरकर ट्रंप को चुनौती देंगे। चलिए इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। सिद्धार्थ दवे साहब जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। ट्रंप और ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं एलन मस्क के बीच में, ये किस दिशा में जाती हुई नजर आती है और क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे? फिलहाल जो अभी एक्शंस दोनों की तरफ से नजर आते हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? जी नमस्कार। कुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो दो पार्टी सिस्टम है, उसने दोनों पार्टियों ने मध्यम वर्ग की जो है बहुत उपेक्षा की है जी। तो चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी हो, रिपब्लिकन हो, दोनों ही जो बड़ी कॉर्पोरेट लॉबीज हैं या फिर उनके एक अपने पोलराइजिंग एजेंडा रहे हैं, उसी पे ये केंद्रित रही है। उनके एक ध्रुवीकृत एजेंडा जो डेमोक्रेट पार्टी के रहे हैं, उसी पे ये ऑलमोस्ट रही हैं। अच्छा, विवाद की जब चरम सीमा तब आई जब जो ट्रंप का जो बिल था, जिसके बारे में आपने दर्शकों को बताया, तो इसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर बोझ पड़ रहा है? ये पड़ रहा है मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर्स में, और इसी की वजह से उनमें बहुत नाराजगी है। तो सरकार का जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो सरकार है,
तो उसका जो अत्यधिक खर्च है वो आम नागरिकों की जेब पर एक बहुत बोझ बनता जा रहा है। वो इकोनॉमिकली भी जो है यूएस जो है वो अभी साउंड स्थिति में नहीं है। अब ये जो पोल है इसमें भारी समर्थन मिला है। ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, ऑलमोस्ट 80% जो है वो इन फेवर बताया गया है। तो ये दर्शाता है कि जनता जो है इस विचार को लेकर गंभीर है और यूएस की जो जनता है, आम नागरिक है, वो एक विकल्प चाहते हैं। अगर तो ये पोल ऑथेंटिक है, क्योंकि देखिए एक्स भी जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, वो स्वयं एलोन मस्क खुद उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर तो ये पोल ऑथेंटिक है तो ये कहा जा सकता है, और जिस तरह से इस बार ट्रंप का जो चुनाव हुआ वो भी बड़ा एक रस्साकसी का या फिर एक बहुत ही एक वैसा बैटल रहा जिसमें कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रहेगा वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और आखिर में ट्रंप की जीत हुई। और दूसरा एक नई बात जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि एक डिजिटल युग की पार्टी रहेगी। ये एक नई पार्टी है जो डिजिटल सशक्तिकरण और जनता के साथ एक सीधे संवाद पर आधारित तो हो सकती है, अगर तो ये पार्टी बनती है और अगर ये पार्टी आती है। और जो पारंपरिक दल है अब तक के उनसे ये थोड़ी एक अलग होगी। अच्छा, इसके इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक का इतिहास अगर आप देखें तो यूएस में कभी भी तीसरी पार्टी जो है वो कभी भी सफल नहीं रही है, और इतिहास इस बात का गवाह रहा है। इसके पहले रॉस पेरो थे या फिर जिल स्टीन थे, तो इन्होंने कोशिश की, इन्होंने प्रयास किया, किंतु ये प्रभावी नहीं हो सके। अब देखना ये है कि ये जो एलोन मस्क है, जो बिलियनर हैं, तो वो कितना जनप्रतिनिधित्व कर पाते हैं, या उनका जो एक इमेज है जैसे वो तो एक अरबपति है, तो क्या वो वास्तविकता में यूएस के आम लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे, या क्या वो उसको उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किंतु दूसरी एक दिशा ये भी है, दूसरी एक बात ये भी है कि उनकी जो कंपनी है एलोन मस्क की, वो काफी सारे ट्रेड यूनियन के उसमें विरोध रहे हैं, और कई लोग ये भी मानते हैं कि जो सीक्रेट एल्गोरिथम है उसकी भी काफी सारी समस्याएं हैं वो एक्स में उठकर आई हैं। तो इन सब के बीच में आने वाला समय जो होगा वो यूएस पॉलिटिक्स के लिए और विश्व पॉलिटिक्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत बहुत बड़ी इस समय अलग अलग जो दो विचारधाराएं बनती अमेरिका में नजर आ रही हैं, उसके परिणाम क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, वॉशिंगटन की जमीन पर खड़े होकर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। इसके पीछे कारण है भारत द्वारा सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना, वो भी तब जब पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत की संप्रभुता पर हमला कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो आतंक के पनाहगार के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसकी कमर हमने मुश्किल से 20 से 25 दिन पहले ही तोड़ी। बिलावल का यह कहना कि भारत जल पर पहला परमाणु युद्ध छेड़ने की नींव रख रहा है, तो यह न केवल हास्यास्पद है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना हरकत और खतरनाक मानसिकता को उजागर करता है। असल में ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों से आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को घाव देने की कोशिश की, कभी मुंबई, कभी उरी, कभी पुलवामा। अब भारत ने पानी की बूंद बूंद पर अपना हक जताना शुरू कर दिया, तो बिलावल जैसे नेता बौखला गए। भारत ने 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से बनी सिंधु जल संधि को पूरी निष्ठा से पालन किया। हमने कभी इसको नहीं रोका। 65, 71, 99, 26, 11 कितने युद्ध लड़े हमने। इस संधि में पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी दिया गया, जबकि भारत को केवल पूर्वी नदियां मिली, जिसमें भारत ने दशकों तक इस संधि का सम्मान किया। अरे बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने बार बार इसके बदले में हमें आतंक दिया, लेकिन जब जवाब में भारत ने अपना अधिकार वापस लेने का फैसला किया तो पाकिस्तान को अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी। बिलावल भुट्टो का बयान, जिसमें वो कहता है कि जल आपूर्ति को रोकना युद्ध की कार्रवाई है, तो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की सरकार और राजनीतिक नेतृत्व में मानसिक दिवालियापन कितना गहराया हुआ है। एक देश जो खुद अपने नागरिकों को रोटी, पानी और बिजली नहीं दे सकता, वो भारत को युद्ध की धमकी देता है। समझ नहीं आता कि किस मुंह से और किस के दम पर पाकिस्तान ये धमकी दे रहा है। पाकिस्तान को याद होना चाहिए कि भारत अब बदल चुका है और ये 1999 वाला भारत नहीं है जो कारगिल झेलता है और शांतिपूर्वक वार्ता की टेबल पर लौट आता है। ये 2025 का नया भारत है जो ऑपरेशन सिंदूर चलाता है और आतंकवाद का जवाब आतंकवादियों के घरों में घुसकर देता है। और ये बात पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए। भारत अब परमाणु ब्लैकमेलिंग में नहीं आता,
अब शब्दों से नहीं, एक्शन से बात होती है। पाकिस्तान को चेतावनी दी जानी चाहिए कि अगर तुम्हें फिर से भारत की ओर आतंक की निगाह उठाई तो इस बार पानी नहीं बहेगा, बल्कि जवाबी बाढ़ आएगी। सैन्य बाढ़, कूटनीतिक बाढ़ और राजनीतिक बाढ़। इस बार कोई समझौता नहीं होगा, कोई शांति वार्ता नहीं होगी। तुम्हारी हर हरकत का हिसाब इस बार पुराना भारत नहीं बल्कि नया भारत देगा, वो भी बिना किसी झिझक के। एक बार फिर सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए विदेश मामलों के जानकार हैं। सिद्धार्थ जी, अभी मुंह की खाने के बाद, चारों खाने चित होने के बाद बिलावल भुट्टो जैसे नेता समझते क्यों नहीं है? मतलब मेरी समझ से परे है, एक ऐसी जगह जाके, वहां जाके ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और भारत को फिर धमका रहे हैं। हालांकि अभी हमने जवाब दिया है, मुश्किल से 15-20 दिन का समय बीता है। ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं सर? ये थोड़ा समझ से परे है, आप समझाइए, आप तो बेहतर जानते हैं इन मामलों को। देखिए विकास जी, पाकिस्तान जो है विश्व पटल पर बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। चाहे वो OIC हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो उनका है, से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक, कहीं भी उसको समर्थन नहीं मिल रहा है। और जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कि दुनिया में कोई सुनवाई नहीं है, और भारत इसी के विपरीत, भारत की जो कूटनीतिक और जो वैश्विक छवि है उसके सामने पाकिस्तान अब बेबस सा हो चुका है। और दूसरी तरफ वहां पे पाकिस्तान में जो महंगाई है वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। आतंकवाद और अस्थिरता से शहबाज शरीफ जो है वो घिर चुके हैं, और जनता का भरोसा जो है वो अब बिल्कुल उनके प्रति जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। और विदेशी दौरों और फालतू बयानबाजी से वो छवि अपनी सुधारने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, पर दुनिया के नतीजों से जो 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 उनको जो आंका जा रहा है वो यही है कि वो बिल्कुल प्रभावहीन है। इसी दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो है वो अनुभवहीन है, भाषणबाजी, और उसमें भी जो उनकी कई नकल करते हैं, अभी प्रियंका जी ने भी उनकी नकल की, तो उसके सिवा उनको कुछ नहीं है उनके पास। और विदेश मंत्रालय में उनकी कोई, पाकिस्तान के पास कोई ठोस नीति या दिशा भी नहीं है। इसी के कंपैरिजन में अगर भारत का देखें तो एस जयशंकर जैसे बहुत ही कूटनीतिक दिमाग के सामने बिलावल भुट्टो जो है वो बेहद कमजोर हैं, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो एक हंसी के पात्र बन चुके हैं। और भारत को आतंकवाद का केंद्र कहना, ऐसे बयान उन्होंने दिए। और उसके बाद अभी हमने देखा कि मलेशिया में भी किस तरह से पाकिस्तान की जो है फजेती हुई। वो चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो बात थी वो मलेशिया ने सुनी नहीं। एक समय था जब महातिर मोहम्मद 95 वर्ष के उनके जो प्रमुख थे, वो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन नहीं करते थे, वो पाकिस्तान का समर्थन करते थे। और तभी नरेंद्र मोदी जी ने चाबी कसी, वहां से जो पामोलिन तेल है, पाम ऑयल है, उसका जो हम लोग इंपोर्ट करते थे उस पर रोक लगा दी, और मलेशिया जो था वो भी सुधर गया। पूरे विश्व में जिस तरह से भारत उभर के आ रहा है, और हमने देखा कि एक डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेसिटी में भी भारत आने वाले वर्षों में एक विश्व शक्ति बनने वाला है। अभी हमने देखा कि राफेल का जो फ्यूजलाज है वो भी भारत की ही एक कंपनी है जो साथ में मिलकर बनाएगी। तो कुल मिला के इस जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसने दिखाया कि भारत की एक विश्व शक्ति है, भारत विश्व की एक शक्ति है, और न सिर्फ एक मिलिट्री पावर, बट हम लोग अभी एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और उस तरह से उभरते हुए आज हम चौथी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, और आने वाले वर्षों में हम तीसरी एक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का कोई इसमें मुकाबला नहीं है, और इसमें बिलावल भुट्टो न सिर्फ वैश्विक मंच पे बल्कि अपने देश में भी एक हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सर, एक आखिरी मेरा सवाल बहुत जल्दी मैं चाहूंगा, चूंकि समय की अपनी कमी है। ये जो भारत ने सिंधु जल संधि के उसको निष्कासित कर ये जो पानी रोकने की स्ट्रेटेजी है आफ्टर वॉर, ये कैसे पाकिस्तान को खल रही है, कितना इससे उसको नुकसान है सर? बहुत जल्दी से अगर प्रकाश डाल सकें तो। 2016 से ही इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी, और माननीय प्रधानमंत्री बहुत दूर का सोचते हैं। तो जब इसको अबेंस में रखा, इसका मतलब क्या है कि हम जब चाहें तब पानी छोड़ सकते हैं, और जब चाहें तब पानी उसको रोक सकते हैं। तो जब आवश्यकता हो तब हम उसको पानी को रोक भी सकते हैं, और जब आवश्यकता न हो तो वहां पे बाढ़ की स्थिति भी आ सकती है।
कुल मिला के ये आने वाले वर्षों में जिस तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर की भी जो एनर्जी नीड्स हैं या फिर पूरे जो हमारे नॉर्दर्न बेल्ट की जो एनर्जी नीड्स हैं, इसको भी ये पूरा करेगा, निश्चित तौर पर सर पूरा करेगा। और पाकिस्तान को तो एक बड़ा झटका है ही